Good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्शन शुरू किया था, है ना? रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था? कहाँ तक देख लिया था? स्नेल्स लॉ वगैरह देख लिया था, एक दो क्वेश्चंस किए थे, ठीक है? अब देखो स्नेल्स लॉ की हेल्प से हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो अब टॉपिक लिखो एपरेंट शिफ्ट। टॉपिक लिखो एपरेंट शिफ्ट। apparent shift या apparent depth लिखो, apparent depth। देखो आपने देखा होगा जब भी हम बकेट में कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, पानी भरा होना चाहिए उसमें, तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, देखा है क्या आपने? हाँ सर। तो उसकी जो डेप्थ होती है, एक्चुअल जो डेप्थ होती है और जो आपको दिखाई देता है, दोनों अलग अलग होती है। एक्चुअल डेप्थ उसकी ज्यादा होती है बट हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, मतलब एपरेंट डेप्थ उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम होती है, मतलब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो एपरेंट डेप्थ समझ में आया क्या होता है कि वो सरफेस ऑफ वाटर से कितना नीचे दिख रहा है, वो उसकी एपरेंट पोजीशन होती है। वो समझ में आया? इसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। तो ऐसा क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, तो वो जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है हमें पानी में, ऐसे हम देखते हैं ना जनरली नीचे से। सो वो जो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है उसको जनरली हम ऊपर से देखते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? जब उससे आने वाली रेस मेरी आई में आए, उससे आने वाली रेस मेरी आईज पर आए तब दिखेगा ना ऑब्जेक्ट। हाँ सर। समझ में आया? अब देखो मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब उससे जो भी रेस मेरी आई में आ रही होगी, तो अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल भी यही है। यस सर। और सारी रेस नॉर्मल के बहुत पास से आ रही है। यस सर। सारी रेस नॉर्मल के बहुत पास से आ रही है, तो एंगल बहुत कम बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यस सर। बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आया? बनेगा सर। ऐसा तो है नॉर्मल वहां है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से उस नॉर्मल पे जाएगी, तो रेस तो हमारी आई में आना चाहिए ना, तो इस वाले नॉर्मल पे आएगी ना रेस। तो हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हाँ जितनी भी एंगल, जितनी भी रेस जो हमारी आईज में आ रही होगी थ्रू नॉर्मल, वो बहुत कम एंगल बना रही होगी, और ऐसी रेस को हम बोलते हैं पेरेक्शियल रेस। याद आया? हाँ सर। पेरेक्शियल रेस कौन सी होती है? हाँ याद आया, मतलब सही। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम क्या ट्रीट करेंगे? एज ए पेरेक्शियल रेस। समझ में आया? तो देखो जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से ले आ रही है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ऊपर से देख रहा है इसको, तो यहां से ले आ रही है। अब वैसे तो इसके ये नॉर्मल है, इसमें लिक्विड भरा हुआ, ठीक है। डी इसकी एक्चुअल डेप्थ, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 और बाहर के मीडियम का n1 और बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। अब जो भी रेज आ रही होगी वो इस नॉर्मल के बहुत पास आ रही होगी, क्योंकि दूर वाली रेस तो इधर चली जाएगी, तो इसकी आई से जाएगी क्या? नहीं सर। नहीं जाएगी। इसलिए ये जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल है ये बहुत कम होगा, क्योंकि नॉर्मल बिल्कुल जब एकदम पास पास बनेगा, इधर नॉर्मल बनेगा, यहाँ से ले आई तो एकदम नॉर्मल ही तो आ रही है। हाँ समझ में आया सर। क्या? तो कहने का मतलब क्या है? अब देखो मैं इतना पास में नॉर्मल बनाऊंगा तो तुम्हें डायग्राम समझ में नहीं आएगा, है ना? तो दिखाने के लिए मैं दूर बना रहा हूँ,
इसको दिखाने के लिए, ताकि ट्रायंगल वगैरह सब तुम्हें समझ में आए, इसको मैं गोल बना, बट मैं बाद में देखूंगा बहुत पास में। तो जैसे यहाँ से एक रे है, तो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो ये जो नॉर्मल है, मान लो डिस्टेंस है x, तो ये दिखाने के लिए मैंने बहुत दूर बनाया, लेकिन ये बहुत पास में है, क्योंकि तभी तो ये कम होगा, तभी तो रेज आई से जाएंगी। समझ में आ गया? यस सर। हाँ तो सर। ये जो x डिस्टेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो बाहर मान लो बाहर वाला मीडियम जनरल तो रहेगा ही होगा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको बोलेंगे एंगल आर, तो इसको हम पीछे ट्रेस करेंगे, तो इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर को लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिख रहा है या ऊपर दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। अगर पानी नहीं होता तो रेज सीधी की सीधी निकलती, तो पीछे ट्रेस करते तो वहीं मिलती जहाँ पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। तो इसकी ये वाली डेप्थ, लेट्स से इट इज d dash, d dash is apparent depth and d is actual depth। तो अगर हमें एक्चुअल डेप्थ गिवन है और एपरेंट डेप्थ निकालें, तो शिफ्ट भी निकल जाएगा, कितना शिफ्ट हुआ। मान लो ये 10 मीटर है और ये 5 मीटर आया, तो शिफ्ट कितना हुआ? 5 मीटर। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अब देखो, ये x is very very small, x is very small because rays are paraxial। मींस ये एंगल I और एंगल R भी बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? तभी I इसमें जाएगी, ठीक है। सो अब मैं करें स्नेल्स लॉ लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या लिखूंगा? स्नेल्स लॉ क्या होता है? N1 sin I is equal to N2 sin R, ऐसे लिखूंगा ना? हाँ यस सर। सर। N is equal to N2 sin R। अब देखो एंगल बहुत छोटा है, तो sin I को मैं I लिख सकता हूँ, हाँ सर। और sin R को R लिख सकता हूँ, और क्या मैं sin I को tan I भी लिख सकता हूँ अगर एंगल बहुत छोटा है? हाँ सर। क्योंकि sin I और tan I दोनों को हम I लिख सकते हैं। sin I को मैं I लिख सकता हूँ, तो I को tan I लिख सकता हूँ अगर बहुत छोटा है, तो क्योंकि tan I इक्वल टू भी I होता है अगर एंगल बहुत छोटा है। पता है ना सब छोटे छोटे कंसेप्ट? हाँ सर। तो अब देखो, तो इसको मैंने लिख दिया N1 tan I, क्योंकि तभी जो फॉर्मूला आएगा वो सिर्फ मैं बाद में लिखाऊंगा कि डायरेक्शनल रेस के लिए वेरिएबल N2 tan R। अब मुझे I वाला एंगल, अब देखो ये एंगल I है तो ये भी I होगा, ये एंगल I है, ये एंगल I है तो ये भी I होगा। अरे ये I है तो ये भी I होगा ना? यस सर। यस सर। हाँ सर। tan I की जगह क्या लिखूं मैं? ये इस ट्रायंगल में देखो, ये बड़ा वाला है, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूंगा तो tan I होगा x by d into n2 tan R। अब देखो ये एंगल R है और ये रे d से आ रही है, ये एंगल R है तो ये भी तो R ही, तो tan R को क्या बोलूंगा मैं? x by d dash। डी डैश। x से x कैंसिल, तो d dash is apparent depth upon actual depth is equal to आया n2 by n1 is equal to आया n2 by n1। समझ में आ गया ना? अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है? n2 कौन सा है? मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जहाँ पर ऑब्जर्वर है। अब जरूरी थोड़ा ऑब्जर्वर वही, ऑब्जर्वर वर्चुअल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, ऑब्जर्वर तो चलो नहीं रहे। मैं जैसे बताऊं वैसे याद,
जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे तो कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। N1 में लिखो, चलो लिखो पूरा, फिर मैं बोलता हूँ, ये लिखो पूरा। लिखा? जैसे इसमें तो ऑब्जेक्ट रियल था, तो डायग्राम हटा दूं? सर 1 मिनट। सर 1 मिनट। हाँ सर। हो गया सर। अब देखो N1 N2 का कंफ्यूजन कब हो जाएगा? जैसे अभी आपने देखा ऑब्जर्वर यहाँ है N2, ठीक है, तो ये N2 है और ये N1 है। ऑब्जर्वर में आप बोल रहे हो N2 है और अंदर N1। अब देखो अगर केस कुछ ऐसा होता, जैसे ये रे आ रही, अब रे बाहर से आ रही है, अब अगर बीच में वाटर नहीं होता तो इमेज का बनती, या इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यहाँ मिलती है बट बीच में वाटर है या कोई मीडियम है, तो ये यहाँ मिलेगी क्या? ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ में आया? ये यहाँ पर मिलेगी क्या? अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये सीधी सीधी यहाँ मिल जाती, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता, ठीक है, समझ में आया? तो ये कहाँ मिलेगी? अब ये इस यहाँ पर नॉर्मल, ठीक है, तो ये किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल? नीचे टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यहाँ ऐसे बेंड होगी, ठीक है, और ये वाली रे और यहाँ मिलेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज। तो कितना शिफ्ट हुई है ये हमें निकालना है, ये कितना शिफ्ट हुई। तो अब इसमें मान लो ये वाटर, वाटर का क्या होता है 4/3 और ये मान लो एयर। अब इसमें N2 क्या ले और N1 क्या ले, बताओ? देखो सिंपल सी कांसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ वैसे याद रखो, कभी सोचना नहीं पड़ेगा। N2 के लिए लिख लो, पहले N1 के लिए लिखो। N1 वो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से रे आ रही है। देखो पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में रे इसमें से आ रही थी, ये N1 था, तो रे ऐसे आई थी और बाहर ऐसे चली गई, और N2 वाले मीडियम में चली गई। यस समझ में आ गया? हाँ, ये पहले वाला केस था ना, इसमें उल्टा है। N1 क्या है, ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, N1 वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है जिसमें से रे आ रही है। ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर कहाँ है ये सब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बिल्कुल भी, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, आंसर उल्टा है। N1 वो लेना है जिसमें से रे आ रही है,
समझ में आया। और N2 वो लेना है जिसमें रे जा रही है, क्योंकि लास्ट वाले केस में ये N1 था, ये N2 था, तो N1 मतलब जिसमें से आ रही थी और N2 जिसमें जा रही थी। हमने लिखा था ना N1 sin A इक्वल टू N2 sin A, वही से आया N2 by N1। अब मुझे बताओ N1 N2 कौन है इससे? सर तो N1 1 होगा और N2 4/3 होगा। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, अदरवाइज स्टूडेंट इसको N2 बोल देते हैं और इसको N1 बोल देते हैं। फॉर्मूला पढ़ा होता है N2 by N1, तो 1/4/3 करते हैं। ये उल्टा केस है, समझ में आया क्या? तो क्या आंसर आएगा इसका? एक्चुअल डेप्थ, मान लो ये एक्चुअल डेप्थ है इसकी, ये दिए मान लो 60 सेंटीमीटर, तो हमसे ये पूछा है एपरेंट डेप्थ d डैश। एक्चुअल डेप्थ ये है ना 60 सेंटीमीटर। एक्चुअल में कहां, अगर मीडियम नहीं होता तो उसकी ऑब्जेक्ट कहां होता, इतनी डेप्थ पर होता, बट वो दिखेगा कहां पे, ऊपर वाले को कहां दिखेगा? एक्चुअल में तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां मिल रहा है, ठीक है, बट वो दिखेगा कहां? यहां पर। तो क्या लिखेंगे? d डैश बाय d, मतलब d डैश बाय 60 इज इक्वल टू n2 बाय n1। अब n2 वो मीडियम है जिसमें रे जा रही है, तो बताओ किस में जा रही है? किस में जा रही है? तो n2 इज 4/3 अपन n1 वो मीडियम है जिसमें से रे आ रही है, अब एयर में से आ रही है, तो 1, तो d डैश कितना हो गया? 4/3 into 60, तो कितना आएगा? 30 से 20 80 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या? आया समझ में? ज्यादा क्यों आया? वरना उल्टा कर देते तो कम आंसर आता। रे डायग्राम बना के देख, प्लीज समझ में आ रहा है ज्यादा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो एक कंसेप्ट याद रखो, N1 जिसमें से रे आ रही है, N2 जिसमें रे जा रही है, बस इतना सा याद रखना। बना लो। हो गया? यस सर। सर एक मिनट। हो गया? यस सर। एक सिंपल क्वेश्चन के लिए तो उल्टा वाला लेते हैं, एक सिंपल दे देता हूं। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, बाहर का है 4/3, ठीक है, और इसकी एपरेंट यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर, इसकी एपरेंट डेप्थ बताओ कितनी होगी? या 20 पे दिखेगा, इसमें जो ये मीडियम है ये 1.5 होता है,
टेंसर वेरिएट सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हुआ क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है इसमें? वन स्टेप क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? d डैश अपॉन d इज इक्वल टू n2 by n1। d डैश हमें बताना है, d कितना है 20, n2 क्या होता है? जिसमें रे जा रही है, तो किससे जा रही है? ऊपर वाले मीडियम में। अरे इसमें से नहीं निकलेगी तो इसमें जाएगी ना, तो ये n2 ये तो 4/3 अपॉन n1 जिसमें से आ रही है 1.5 मतलब 3/2, इसको 2/3 अपॉन 3/2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। तो d डैश कितना हो जाएगा? 8 × 20/9। समझ में आया? हाँ सर। हटा दूं? यस सर। और क्वेश्चन करते हैं। ये फिश है, 36 बीटल है और एक ईगल है ऊपर, ये ईगल है। ये लेते हैं 24 मीटर, ठीक है। ये वाटर है, इसका होता है 4/3 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये एयर है, इसका होता है 1। So equation find out apparent find out apparent height of eagle for fish. Find out apparent height of eagle for fish. Find out apparent height of eagle for fish. आ गया? देखो कौन किसको देख रहा है? सर 54 होगा क्या? देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जेक्ट ईगल है और ऑब्जर्वर फिश है। यस। ईगल की एपरेंट हाइट बतानी, मतलब ईगल फिश को कहां दिखेगी वो बतानी है। मतलब ईगल फिश को अगर ईगल दिख रही तो रेस कहां से आ रही होगी? ईगल से, तो ईगल ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आया सबको? यहां से रेस आ रही है, ठीक है।
इस मीडियम में से आएगी। तो कौन से मीडियम से आ रही है, कौन से मीडियम से जा रही है, ये पता लगाना जरूरी था। तो फिश ईगल को देख ली, तो ईगल से आ रही होगी, फिश की आइज में आ रही है, समझ में आया? तो फॉर्मूला लगाओ, d dash by d is equal to n2 by n1, तो d dash upon d। अच्छा, ये डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? ये जो डिस्टेंस मेजर करते हैं d dash और d, ये कहां से मेजर होती है? सर डी फिश इंटरफेस से। फॉर इंटरफेस, बाउंड्री बिटवीन द मीडियम लिख लेना वहां पे। d dash और d कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम द इंटरफेस, बाउंड्री से। तो इस बाउंड्री से ईगल कितना दूर है? एक्चुअली कितना दूर है? और दिखेगा कितना हो तो d dash से पता लगेगा एक्चुअल कितना दूर है। 24, तो यहां पे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू n2। अब मुझे बताओ n2 और n1 क्या है? n2 क्या है? n2 4/3 होगा। हां, n2 वो मीडियम का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स जिस पर रे जा रही है, तो इसमें जाएगी तो 4/3 अपॉन 1, तो d dash आ जाएगा 8 * 4 32 मीटर। तो एक्चुअल पोजीशन दिखेगी, मतलब 68 फ्रंट हाइट होगी, ये भी तो मेजर करेंगे, इससे 36 नीचे है ना, तो एवरेज हाइट होगी 36 + 32, तो कितनी होगी? 68 मीटर। एक्चुअल में तो कितनी? 36 + 24 60 मीटर, बट उसको कहां दिखेगी? 68 पर। क्यों? क्योंकि यहां से रे आई, तो इसको पीछे हम लेके जाएंगे, तो ये थोड़ा ऊपर दिखेगी इसको। जैसे आ रही है ना टेढ़ी, यहाँ से होने के बाद ऐसी हो गई, तो पीछे मिलाएंगे तो थोड़ा ऊपर दिखेगी। वैसे एक रे इधर से आएगी, उसको पीछे मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो रे डायग्राम तो मैं आपको फिलिंग के लिए बताता हूँ, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको कांसेप्ट पता है n2 क्या होता है, n1 क्या होता है, d dash d क्या होता है, तो डायरेक्ट आंसर आएगा। सर D24 कैसे है? कहां से मेजर करते हैं? इंटरफेस से। तो एक्चुअल में कितना है? देख कौन रहा है? फिश, ये ऑब्जर्वर है, तो ये कितना है यहाँ से? एक्चुअल में तो 24, तो 24 ही तो लिखेंगे, बट दिखेगा कहां पर? 36 पर। ओके सर। इससे 36 पर। समझ में आया? सर मतलब D60 नहीं हो सकता? अरे बोला ना, इंटरफेस से मेजर करते हैं। कहां से मेजर करते हैं? इंटरफेस से। तो ये इंटरफेस है, नहीं सर, हाँ सर समझा। कहां से होता है? इंटरफेस से। तो डी भी कहां से है? डी भी कहां से है? यहीं से है, इसलिए तो फिर मैंने ये ऐड किया बाद में। समझ में आया? यस सर। ये बाउंड्री यहां पर सेपरेट हो रही है, तो यहां से डिस्टेंस ली थी हमने, तो डेरिवेशन देखना, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब इसी में एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द एवरेज डेप्थ ऑफ फिश, फाइंड आउट द एवरेज डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम ईगल। फाइंड आउट द एवरेज डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम ईगल। सर 42 आएगा। ज्यादा आना चाहिए थोड़ा। अब मुझे बताओ, अब कौन देख रहा है और कौन ऑब्जेक्ट है? देख कौन रहा है और ऑब्जेक्ट कौन है? ईगल देख रहा है फिश को, तो फिश हुआ ऑब्जेक्ट, तो फिश से निकलने वाली रेस ईगल पे आएगी, तो यहां से रेस आ रही है और इस मीडियम में जा रही है। तो मुझे बताओ L1 कितना, N2 कितना? L1 इस बार हो जाएगा 4/3 और N2 हो जाएगा 1। समझ में आया क्या?
यस सर। हाँ सर। यस सर। जिस मीडियम से आ रही है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 होती है और जिस मीडियम में जा रही है उसकी n2 होती है। तो d डैश हमें निकालना है। एक्चुअल में कितना नीचे है इंटरफेस से? 26। ठीक है सर वो 36 नहीं है? हाँ 36 ठीक है। इस n2 कितना है 1/4/3 तो 3/4 हो जाएगा। तो 4 से 9 टाइम्स तो d डैश आएगा 27 मीटर। तो टोटल डेप्थ ईगल से निकालिए तो 24 + 27 कितना है 51 मीटर। ओके सर। देख लो ऊपर दिखेगा ना ये, क्योंकि रेस यहाँ से पीछे ट्रेस करेंगे तो यहाँ दिखेगी, तो कम हो गई इसके लिए। समझ में आया? देख लिया? यस सर। हटा दूं? लेवल बढ़ा दूं थोड़ा? ये हटा दूं? हाँ सर। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना। कुछ नहीं करना, n1 n2 पता लगाना है। n1 क्या होता है? जिसमें से रेज आ रही है, और n2 क्या होता है? जिसमें रेज जा रही है। d और d डैश कहां से मेजर करते हैं? इंटरफेस से, बाउंड्री से। बस सिंपल टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये मिरर है, ये फिश है, मिरर भी स्फेरिकल मिरर, इधर ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर। हमें बतानी है फाइनल इमेज क्या बनेगी, मतलब फाइनल इमेज क्या दिखेगी। ट्राई करो 4/3 इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कंटेनर है, नीचे कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कांसेप्ट ये है, क्वेश्चन ये मत लिखो। इसमें मत बताओ एक इमेज बनेगी या दो इमेज। सोचो इसमें एक इमेज बनेगी या दो इमेज। देखो इसमें दो इमेज बनेगी, क्यों? इसमें इमेज ही दो बनेगी, फाइनल वगैरह कुछ नहीं, टोटल इमेज दो बनेगी। कैसे? एक तो देखो, अगर सोचो कंटेनर यहीं तक ही है तो ये फिश थोड़ा ऊपर दिखती है डायरेक्ट। एक तो रेंज से डायरेक्ट, तो एक रेंज से डायरेक्ट इसके पास जाएगा ऑब्जर्वर, तो उससे थोड़ा हाइट भी दिखेगा। यस सर। एक बार तो डायरेक्ट इससे रेस यहाँ चली जाएगी, तो ये एक इमेज तो इसकी बन जाएगी, एपरेंट किसी हाइट पर ऊपर दिखेगी।
एक कुछ रेज इसकी इस पर जाके भी उसके पास जाएगी, मिरर के इस पे टकरा के भी उसके पास जाएगी, तो एक इमेज उसकी भी तो बनेगी। हाँ सर। हाँ सर। एक तो डायरेक्ट जा रही है और एक इससे टकरा के जा रही है, तो जो टकरा के जाएगी वो वाली डिस्टेंस अलग हो जाएगी, वो वाली मतलब अभी बता दूंगा अगर नहीं आया तो कुल मिला के दो इमेज बनेगी। तो आपसे पूछा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस सीन बाय द ऑब्जर्वर, find out the distance between the two images seen by the observer. चलो देखो अभी तक, देखो एक तो इससे सीधी नहीं तो पीछे ट्रेस करेंगे तो यहाँ पर बनेगी, है ना। तो एक इमेज में बनेगी, मान लो ये फर्स्ट इमेज है I1, तो ये निकालते हैं I1, तो ये तो इससे निकल जाएगी d dash by d is equal to n2 by n1। d dash कितना है 20, सॉरी d कितना है 20, d dash हमें निकालना है, n2 क्या है जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, n1 क्या है जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स। थोड़ा सा रिप्लाई करें तो n2 क्या लिखूं 1 और n1 क्या लिखूंगा, क्या लिख देता हूं n2 क्या है 1 और n1 क्या है 4/3, तो 3/4 हो जाएगा। तो d डैश कितना आएगा 5 into 3 15। हाँ 15। तो एक इमेज तो 15 सेंटीमीटर नीचे बनेगी यहाँ पर, ये है 20 पर वो 15 पे दिखेगी। एक दो फिश दिखेगी इसको, टोटल कितने फिश दिखेगी मिरर की वजह, अगर मिरर नहीं होता तो एक ही दिखेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। अब देखो एक रे इससे रिफ्लेक्शन से ये ऐसा ही एक रेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर नहीं है ना। तो अब इसकी इमेज का पीछे बनेगी, इस फिश को सॉरी ऑब्जर्वर को ये रे यहां से आके दिखेगी या फिर यहां से पीछे सर, यहां से आके दिखेगी ना। तो ये डिस्टेंस निकालनी हमें, तो इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगा 10 आ गया। समझ में आया क्या? हाँ मिरर सर। के लिए क्यों कितना -20, जिधर जाए काम की रेस उधर पॉजिटिव मानते हैं। तो अभी ये रे किधर जा रही है मिरर पे, मिरर नीचे है तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। मिरर फॉर्मूले में हमें पुट करना है साइन कन्वेंशन देखकर। समझ में आया? तो u - 20 f is +20 कॉन्वेक्स मिरर है, तो b होता है uf upon u minus f, तो ये हो जाएगा -400 upon -20 -20, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्लस में आया मतलब यहां से
10 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बन रही है, तो इसको ऑब्जर्वर को रेस कहां से आते दिखी। अब फिश इसके लिए मैं जो डिस्टेंस लूंगा, अब इसके हिसाब से मैं एक्चुअल डेप्थ मानूंगा इसको। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। क्या इसको मानना है? इसके हिसाब से जो डायरेक्ट रेज आ रही थी उसकी कैलकुलेशन तो मैंने कर दी। अब ये करें नीचे से भी तो आ रही है, यहां से मिरर से, तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्चुअल डेप्थ। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा फिर से 50 for second image, for second image d dash by d is equal to क्या लिखूंगा n2 by n1। अब देखो रेस तो इससे उसमें जा रही है, तो n2 तो अगेन क्या हुआ 1 और n1 क्या हुआ 4/3। ये तो वही है, रेस जा तो वाटर से उसमें रही है ना, तो जिससे आ रही है वो n1 और जिसमें जा रही है वो n2, तो वो तो सेम है। अब मुझे बताओ d डैश अपॉन d कितना लूं, सेकंड वाली इमेज निकालनी है, क्योंकि इसको जो दिखेगा सिर्फ रिफ्लेक्शन से नहीं, रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों से दिख रहा है, तो 50 लेंगे। हाँ तो एक्चुअल में कहां है 40 प्लस 10 50, तो ठीक हो गया 50 अपॉन n2 1/4 मतलब 4/4, तो 50 into 3/4 मतलब 75/2 मतलब 37.5 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां से टॉप से 37.5 सेंटीमीटर मतलब यहां तक 40 है, तो यहां कहीं लिखेगी सेकंड इमेज। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो डिस्टेंस मिल जाएगी इनके बीच में 22.5। तो देखो जहां एक्चुअल में वहां तो दिख नहीं रही है, एक ऊपर दिख रही है और एक नीचे दिख रही है। जो ऊपर दिख रही है वो डायरेक्ट रेज जो आ रही है उससे दिख रही है, और जो नीचे जो दिख रही है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उससे दिख रही है। देख लो देख लिया। यस सर। सर ये मिरर के वजह से मतलब 50 सेंटीमीटर लिए ना। यस क्योंकि हाँ इसकी फाइनल मिरर इमेज क्या बनेगी यहाँ पर, तो इस यस सर। इस मिरर की इमेज ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, क्योंकि ऑब्जर्वर के लिए रेज यहाँ से आती हुई दिखेगी। समझ में आया? हाँ यस सर। एक ऑब्जेक्ट है और एक ये वर्चुअल, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यस सर। ठीक है? हाँ यस सर। आपका नाम विभूति है या फिर रोहित है? सर विभूति सर। तो मुझे कल मैसेज आपने किया था या किसी और ने किया था? नहीं सर मैंने ही किया था सर, वो थोड़ा डाउट रह गया था ना इसके लिए। वो उसमें रोहित नाम लिखा रहता है, मैंने चेक किया था। रोहित नहीं सर, रोहित तो नहीं। मैंने जो पूछ रहे थे सर सिलेबस पूरा हो जाएगा इसे। हाँ सर मैंने ही किया था।
लिख लिया? हाँ सर। अब लिखो शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सब में सेम कांसेप्ट लगेगा, याद रखना। N1 मतलब जिस मीडियम से रे आ रही है और N2 मतलब जिस मीडियम में रे जा रही है। समझ में आया? सो अब लिखो शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। अभी हमने ऐसे शिफ्ट देखा एपरेंट, अब कोई स्लैब हो उसमें शिफ्ट देखेंगे। शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब, अब देखो एक स्लैब है, इसकी डी थिकनेस यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, इधर ऑब्जर्वर है, इधर ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू है। अभी एयर मान लेते हैं बाहर का, फिर बाद में देखेंगे कोई और हुआ तो भी कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार या दो बार? 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। दो बार, तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा वही वाला। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही बार हुआ था, एक ही नीचे तो ही रहा, नीचे तो एक बार रिफ्लेक्शन जरूर हुआ था, बट एक ही इंटरफेस था, यहाँ पे 2 इंटरफेस, इधर भी है उधर भी है, बीच में मीडियम है ना। तो 2 बार फॉर्मूला लगेगा d डैश अपॉन d इज इक्वल टू n2 n1। क्यों? देखो इधर जैसे रे यहाँ से यहाँ नॉर्मल है, तो एक बार तो यहाँ रिफ्लेक्ट हुई अंदर चली गई, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? अगर सिर्फ ये वाली रिफ्लेक्शन होती, ये वाली सरफेस होती, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? देखो सब रेस डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब ये मैंने दिखाने के लिए इतनी ऊपर बनाई है, बट ये यहीं आई, ये सीधी आई उसकी आई। समझ में आया क्या? अभी हमने जो फॉर्मूला बताया ना मैंने आपको, वहां पे रिफ्लेक्टेड इज ओनली वैलिड फॉर करेक्शन रेस लिखा था, नहीं लिखा था? यस सर। हाँ, करेक्शन नहीं हो तो भी निकालेंगे, बट वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। करेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला, करेक्शन नहीं हो तो अलग फॉर्मूला, वो बाद में पढ़ेंगे। सो अभी भी मैं क्या मान रहा हूँ, रेज आर करेक्शन दिखाने के लिए इतनी दूर बनाई है। तुम सोच रहे हो कि ऑब्जर्वर यहाँ है, ये इसको कैसे दिखेगी? ये सब पास में साइड है, यही आई एकदम नॉर्मल के पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पास, इस केस में। समझ में आ रहा है? यस सर। बस दिखाने के लिए मैं दूर दिखा रहा हूँ। तो इसको क्या दिखेगी? ये पीछे ये ऐसे रहेगी, तो हमें थोड़ा ना दिखता कि रे ऐसे टर्न कर रही। अभी ये सरफेस को भूल लो, ये सरफेस है ही, पूरा मीडियम इधर है, बाद में उधर से दिख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? यहां से आ रही है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा। समझ में आया? तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या? इस वाली सरफेस पर हम वो वाला फॉर्मूला लगा दो। ये मान लो सरफेस 1 है, ये सरफेस 2, तो 8 1 पर हम एपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगाए, तो क्या बोलूं मैं? d डैश अपॉन d इज इक्वल टू n2 बाय n1। तो मुझे बताओ n2 कितना है और n1 कितना है? बोलो जल्दी। सिंपल सा फंडा है, जिस रे मीडियम से रे आ रही है वो n1 होता है। सर n1 एयर का है और n2 म्यू है। हाँ, n1 तो 1 है और n2 म्यू है, और जिस मीडियम में रे आ रही है उस मीडियम को n2 बोलते हैं। तो d डैश अपॉन d, d कितना है? x इज इक्वल टू n2 कितना है? म्यू अपॉन 1, तो d डैश आ गया म्यू x। मतलब ये जो इमेज बनी, ये बनी म्यू x डिस्टेंस। तो अगर ये सरफेस नहीं होती तो इसको वही दिखता, दिखता नहीं दिखता? हाँ Yes, सर। sir. सर उसको हाँ सर उसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे क्या?
वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट ओके सर। बनेगी। ठीक है, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि दो इमेज बनेगी, इमेज एक ही बनेगी, दोनों की वजह से एक जगह इमेज बनेगी, क्योंकि अब यहाँ से जो ले आ रही है ये किधर जाएगी, ए में जाएगी, किधर जाएगी, अब इस मीडियम से ले आ रही है ए में जाएगी तो फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी थोड़ा सा, है ना। तो एक्चुअल में अब ये पीछे ट्रेस करेंगे तो एक्चुअल में इसकी इमेज कहाँ दिखेगी, वहां दिखेगी या यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी, एक्चुअल में तो इमेज यहाँ दिखेगी ना। फाइनली तो इसके मीडियम में जब रे निकली तो कैसे निकली, ऐसे थोड़ा ना निकली, अगर ऐसे निकलती तो वहां, समझ में आया क्या? यस सर। बट निकली कैसे, ऐसे, तो यहाँ दिखी, तो ये फाइनल इमेज बनेगी, ये तो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। अब 2 पर मुझे इस पर रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है, तो उसको ऑब्जेक्ट की ट्रीट करना है, इसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर वहां से रे आ रही है, समझ में आया? ये सीधी जो रे आ रही है वो यहां से आ रही है, वहां से आ रही है, बोलो ना। जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो d डैश को d कहां से मेजर करते हैं, सरफेस से। तो अब इस सरफेस से मैं d जो है वो यहाँ o से मेजर करूं या i से मेजर करूं? आई से सर। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर। यस सर। ये फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, फॉर्मूला आने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, ठीक है। सो एट सेकंड सरफेस, चाहो तो लिख लेना ये I1 इमेज है, ये I1 इमेज will become object of second surface, ऐसे लिखना, I1 image will become object for second surface। समझ में आया क्या लिखना? क्यों बन जाएगी? क्योंकि इस सेकंड सरफेस पे जो रे आ रही है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, ओ से नहीं आ रही है। पीछे ट्रेस करेंगे तो I1 पे मिली ना, ठीक है। हाँ so, सर। सब चीजें लिख लो, d डैश तो निकालना है, d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा μx प्लस t, यहां से मेजर करेंगे ना, हाँ सर। ठीक है। अब मुझे बताओ n2 n1 कितना हो जाएगा? सर n2 1 होगा और n1 न्यू होगा, n2 1 होगा, n2 1 होगा और n1 न्यू होगा। जिस मीडियम में जा रही है, इस मीडियम में आ रही है एयर, इसका 1, और जिस मीडियम से आ रही है, इस मीडियम से आ रही है, इसका म्यू। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये तो सर इधर से आ रही है, ये भी तो एयर से आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा? एयर से तो ये वाली, एयर से तो ये वाली आ रही है, तभी तो घूम रही है, तो सीधी की सीधी आ रही है ना। सीधी की सीधी कब होती है? जब सेम मीडियम। हाँ सर। हमने वो पहले एडजस्ट कर लिया, हमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, इसको मान ही नहीं, इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, तो ये ऑब्जेक्ट इसके खुद के मीडियम में, तभी तो सीधी आ गई। समझ में आया? तो या फिर इधर देखो मत, तुम तो ये देखो इस सरफेस पर किस मीडियम से आ रही है, इसके जस्ट पहले वाला, इस मीडियम में सोते वाला, इसका म्यू कितना है? म्यू, तो ये क्या है? जिस मीडियम से रे आती है वो क्या? n1, जिस मीडियम में जाती है वो क्या? n2, n2 1 n1 म्यू। तो d डैश अपॉन d, d कितना है? μx प्लस t इज इक्वल टू n2 by n1। समझ में आ गया? तो d डैश, इसको d डबल डैश बोल देता हूं, d डबल डैश इज यहां से यहां तक की डिस्टेंस है d डबल डैश। ये मिलेगी ना मुझे फाइनल, यहां से मेजर करते हैं ना, इधर और इधर की डिस्टेंस सब। तो d डबल डैश कितना है? μx प्लस t अपॉन म्यू, ये आया d डबल डैश। अब मुझे बताना है शिफ्ट, हमने टॉपिक क्या लिखा? शिफ्ट फ्रॉम स्टेट।
तो शिफ्ट कितना होगा, इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूं d डैश, x प्लस t में से d डबल डैश माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, ये शिफ्ट है। समझ में आया? यस सर। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस t माइनस d डबल डैश, तो x प्लस t माइनस म्यू x प्लस t अपॉन म्यू, ऐसे ले लो d डबल डैश का, सॉरी s का, s इक्वल टू हो जाएगा म्यू एलसीएम आएगा, तो म्यू x प्लस म्यू t माइनस म्यू x माइनस कैंसिल हो जाएगा t, तो म्यू x से म्यू x कैंसिल हो गया, सो t कॉमन आ जाएगा, s t कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, t कॉमन आ जाएगा, तो म्यू माइनस 1 बाई म्यू, मतलब 1 माइनस 1 बाई म्यू, ये बचा। समझ में आया? हाँ सर। और ये फॉर्मूला में लगाना है 4a, बाहर कौन सा मीडियम a है, लिखो क्लियर? यस सर। दादू पूरा अब देखो इसमें x वाली टर्म हट गई है, फॉर्मूले में x आ रहा है क्या, फॉर्मूले में x आ रहा है क्या, नहीं सर। नहीं सर। x नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर हो उससे उसकी शिफ्ट में चेंज आएगा क्या, नहीं सर। x पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? एक चीज तो क्या ये सभी रेस पे वैलिड है या पैरेक्शियल रेस पर ओनली, पैरेक्शियल। पैरेक्शियल पर, क्या ये सिर्फ एयर पर वैलिड है या दूसरे मीडियम पे भी लगा सकते हैं? सर आपने फॉर एयर लिखा है तो मतलब एयर पे ही रहेगा। बट अगर मान लो एयर की जगह दूसरा मीडियम होता तो कैसे करते? अगर एयर की जगह दूसरा मीडियम होता तो वो N2 की जगह कुछ और होता। समझ में आया? तो वो वाली टर्म नहीं हमने डेरिवेशन में, तो फाइनली फॉर्मूला सेम आएगा। देखो क्या डिफरेंस होगा, ये जो फॉर्मूला आया ये एयर के लिए, क्योंकि एयर का इफेक्टिव इंडेक्स होता है 1। अगर मान लो इसकी जगह कोई दूसरा मीडियम, जैसे इस स्लेब है, ये बाहर कोई मीडियम है, तो मान लो इसको मैं म्यू सराउंडिंग लिख रहा हूँ, इसका सराउंडिंग म्यू सराउंडिंग। अच्छा, कभी म्यू लिख दिया कभी एन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
नहीं सर। कभी रिफ्लेक्टेड इंडेक्स को म्यू लिख दिया मैंने, कभी अभी तक एन लिख रहा था, अभी मुझे याद नहीं रहा इसमें म्यू लिख दिया। ठीक है, बाहर का मीडियम क्या है, म्यू सराउंडिंग, अंदर का है म्यू म्यू स्लैब। ठीक है, बाहर है ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज बनेगी ये, इसको बोलते हैं शिफ्ट। तो देखो किसी मीडियम के लिए शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, t is thickness, so t upon 1 minus mu surrounding upon mu slab। देखो ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, एयर के लिए भी वैलिड है। अगर सराउंडिंग में एयर होगा तो यहाँ पे 1 लिख दें तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ तो सर। ये फॉर्मूला याद रखना है, t 1 minus mu surrounding upon mu slab। mu slab इस केस में mu था तो 1 minus mu है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट से जो बोलते जाऊंगा। लिख लिया? पॉइंट्स लिखो। यस सर। रे शुड बी पैरेक्शियल, फर्स्ट पॉइंट लिखो, रे शुड बी पैरेक्शियल। इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन पैरेक्शियल रेस। ये फॉर्मूला जो है नॉन पैरेक्शियल रेस के लिए वैलिड नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखो, मीडियम दोनों साइड सेम होना चाहिए। देखो दोनों साइड मेरे सेम लिए हैं, ये फॉर्मूला का मीडियम अलग अलग हो तो भी वैलिड नहीं है। मीडियम ऑफ बोथ साइड शुड बी सेम। ठीक है, ये जो एस शिफ्ट का जो आंसर आता है ये कहां से लेता है, स्लैब से लेता है या ऑब्जेक्ट से? ये जो आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे, शिफ्ट जो होगी वो कहां से मेजर की गई है, ऑब्जेक्ट से या फिर स्लैब से? ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट्स की शिफ्ट। हाँ, सो शिफ्ट इज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखो, शिफ्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एक शिफ्ट एक्सपेरिमेंट करती है क्या? नहीं सर। नहीं करती। तो शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, ये भी लिखो। शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब। लिखिए सारे पॉइंट्स। अब देखो, मान लो स्लैब है, 15 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, इसका म्यू है 1.5। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बाहर ए। तो शिफ्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, t into 1 minus mu सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, ये होता है ना। तो t कितना है, 50, ये मैं खुद ही निकाल लो, तुम भी निकाल सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर
t कितना है 15, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना है 1 अपॉन म्यू स्क्वायर कितना है 1.5 मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 और 1 माइनस 2/3 इज 1/3 into 15 is 5 सेंटीमीटर। शिफ्ट कितनी आई 5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या? यस हाँ सर। सर। अब मान लो बाहर का मीडियम होगा कुछ वो इस लेवल से 15 सेंटीमीटर, इसका म्यू है 1.5 मतलब 3/2, बाहर जो मीडियम है उसका म्यू है 2, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी शेप निकालते हैं, t कितना 15, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना है 2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 15, 1 माइनस 4/3 मतलब माइनस 1/3, तो ये आएगा माइनस 5 सेंटीमीटर। तो बताओ इमेज का बनेगी इस केस में? स्लैब के अंदर। स्लैब के अंदर बनेगी, स्लैब के और पास आ जाएगी इमेज। इसमें क्या बनेगी? स्लैब से दूर। अच्छा सर ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड। तो फिर स्लैब से और दूर चली जाएगी तो इमेज। एयर वाला केस तो मैंने बताया था ना, सारी रे डायग्राम बना के यहाँ आएगी फाइनली। हाँ सर। तो उसकी क्या बनेगी? तो ऑब्जेक्ट से और पीछे। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। क्योंकि उल्टा होगा, इसमें अंदर जाने के बाद टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी और बाहर जाने के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही थी। इसमें उल्टा होगा, अंदर जाने के बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, अंदर रेयर है, बाहर डेंसर है, और बाहर जाने के बाद फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल डेंसर है। समझ में आया? रे डायग्राम बना के दिखाना है या प्लस माइनस? सर अभी आपने जो बोला रिपीट करना। मैंने बोला दोनों में उल्टा हो रहा है। क्यों उल्टा हो रहा है? इसमें बाहर रहेगा था, अंदर टेंसर था, तो अंदर गया था तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई थी, रे डायग्राम बनाया था, और बाहर गया था तो फिर से वापस अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसमें क्या हो रहा है? बाहर टेंसर है, अंदर है। समझ में आया? तो प्लस माइनस से समझ आ जाएगा या फिर ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? यार कुछ बोलते नहीं हो, मुझे मजा ही नहीं आता है पढ़ाने में। सर ऐसे ही हो जाएगा, बनाना नहीं पड़ेगा। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ फिर रिप्लाई आता है। अरे रिपीटर पेज है, रिपीटर पेज बहुत फास्ट चलता है इसमें, तुम्हारा सबसे स्लो 11 से भी स्लो चल रहा है तुम्हारा। तो रिप्लाई क्या करो यार, तुमको अनम्यूट करने में आलस आता है, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आसपास आवाज नहीं आ रही तो अनम्यूट ही रहने दो, ठीक है? यस सर। तो प्लस माइनस, मैं ऐसा बोलूंगा प्लस मतलब राइट, माइनस मतलब लेफ्ट, ऐसा बोलूंगा? यस सर। हाँ सर। यस सर। मैं ऐसा बोलूंगा तो गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इधर रखा हो तो, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हो तो तुम राइट के चक्कर में उधर बना दोगे इमेज, जबकि इमेज तो इधर बननी चाहिए प्लस में। अगर ऑब्जेक्ट, तो हम विद रिस्पेक्ट टू स्लैब बोल सकते हैं कि क्लोजर टू द स्लैब या अवे फ्रॉम द स्लैब। ऐसे भी बोल सकते हो, बट उसमें भी एक पंगा है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाए तो सबसे पहले तो राइट लेफ्ट वाला क्यों नहीं है, वो सही है गलत? तुम बोल रहे हो प्लस मतलब राइट, माइनस मतलब लेफ्ट, गलत है। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और शिफ्ट आई +5, तो तुम +5 को राइट बता दोगे, इमेज बना दोगे, जबकि इमेज तो यहाँ बनेगी। इस केस में इधर बनेगी प्लस। तो ऐसा रटो, ऐसा समझो कि हर जगह वैल्यू है। अगर ऑब्जेक्ट वहां रखा है तो प्लस का मतलब राइट, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो प्लस का मतलब लेफ्ट, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया क्या? या फिर तुम बोल रहे हो कि स्लैब के प्लस मतलब स्लैब के पास चली जाएगी, माइनस मतलब स्लैब से दूर चली जाएगी, इसमें भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में? अभी बताता हूं। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो जो तुम बोल रहे हो वो वाली चीज गलत हो जाएगी। तो हम ऐसा रखेंगे या ऐसा समझेंगे
जिससे कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, सब सही आएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ऐसी रेज आई, ये सेम वही स्लैब है 15 सेंटीमीटर, न्यू 1.5, ठीक है। तो इसकी शिफ्ट +5 की आएगी, इसकी शिफ्ट क्या सर तो आएगी? हम रिफ्रैक्टिव इंटरफेस की रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं क्या फिर? अभी मैं बताता हूँ किसके रिस्पेक्ट में। देखो इधर, ये कहां पर मिल गई? ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहां बनेगी? देखो थोड़ा सा, ये तो ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बट बीच में स्लैब नहीं होती तो यहाँ मिलता, अब स्लैब है तो कहाँ मिलेगा? बात है, तो शिफ्ट तो वही आएगा T15 1 - 1/3/2, तो ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा शिफ्ट। अब हमें बताना इधर आएगा या उधर आएगा, ठीक है। तो उसका तरीका मैं बता दूंगा, बट रे डायग्राम बना के देखो। प्लस का मतलब तो तुम क्या बोलते हो कि इधर होना चाहिए राइट में या उधर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हो। तो वो हर जगह वैलिड नहीं। ऑब्जेक्ट इधर, अगर रियल ऑब्जेक्ट इधर है तो वैलिड है, रियल ऑब्जेक्ट इधर है तो वैलिड नहीं है, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर है तो वैलिड है, इधर है तो वैलिड नहीं। तो ऐसा कुछ समझेंगे जिससे हर जगह वैलिड हो जाए। समझ में आया क्या? अब देखो +5, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? इधर या इधर, तो देखते हैं। तो देखो अंदर जाने के बाद ये नॉर्मल है, इधर बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। हाँ सर। डेंसर है क्योंकि उसके बाद किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे जा रही है तो यहाँ कहीं, ठीक है। वो बड़ा इमेज, बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज, तो ये शिफ्ट टाइप 5 से। अब हमें रटना क्या है, हमें समझना क्या है, जैसे भी तुम याद रखो कि अगर शिफ्ट पॉजिटिव है, तो कैसे? या तो शिफ्ट पॉजिटिव या शिफ्ट नेगेटिव। इस केस में पॉजिटिव है शिफ्ट, और उससे पहले एक दो केस बताए थे, एक में पॉजिटिव आई थी, एक में नेगेटिव आई थी। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो जिधर रेस जा रही है काम की उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे रखो, कोई सा भी केस हो कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं अगर सर। पॉजिटिव आई तो जिधर रेस जा रही है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, उस डायरेक्शन में। और शिफ्ट नेगेटिव आई तो जिस तरफ काम की रेस कौन सी होती है? जैसे इसमें ये इस रेस, ये तो रेस आई इस तरफ, तो शिफ्ट पॉजिटिव तो उधर ही शिफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट उधर ही बैठ करेगी। और शिफ्ट नेगेटिव होती तो ऑब्जेक्ट इधर बनती। अब देखो सारे केस में ये वैलिड है जो मैं बोल रहा हूं। अगर शिफ्ट पॉजिटिव है तो जिधर काम की रेस है उधर शिफ्ट हो जाएगी, और नेगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। चाहे ऑब्जेक्ट इधर हो, रियल हो, वर्चुअल इधर हो उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना याद रखो, जिधर काम की रेस जाती है उधर शिफ्ट पॉजिटिव है। समझ में आ गया? यस हाँ यस सर। सर। तो बहुत सारे जो कंफ्यूजन होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने N2 N1 में बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा आपको क्लास 12 में, होते देखिए अपने डेप्थ वाले में, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो गया। N2 वो जिस मीडियम में रेस जा रही है, N1 वो जिससे आ रही है। कोई सा भी केस ले लो, क्योंकि बहुत सारे केस होते हैं, अब सबके लिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे बार-बार, टाइम नहीं होता है पेपर में, और दिमाग लगाने के चक्कर में आंसर ही गलत हो जाता है कि ये डेंसर है तो ये N1 हो जाए, ये N2 हो जाए। ऐसे नहीं रटना कि N2 डेंसर था, N1 रेयर था, इस केस में था, उस केस में वैसे था। सिंपल, सब सारे केस हटा दो, फाइनल एक केस याद रखो
n1 वो जिस मीडियम से ले आ रही है, n2 वो जिस मीडियम में ले जा रही है। वैसे यहाँ पर शिफ्ट अगर पॉजिटिव है तो उस तरफ ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी जिस तरफ काम की रेज जा रही है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। इस तरफ पॉजिटिव है तो शिफ्ट भी इधर पॉजिटिव मतलब इधर ही बनी होगी, साइन कन्वेंशन के हिसाब से इधर पॉजिटिव है, और शिफ्ट अगर माइनस आता तो उधर बने, ऑब्जेक्ट के इधर बने। समझ में आया? हाँ सर। तो लिखो if shift is positive, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, if shift is positive then image will form where काम की रेंज, जैसे कुछ भी लिख लो तुम्हारे समझ में आया जैसे लिख लोगे? हाँ सर। image will be toward जिधर काम की रेंज जा रही है, और shift नेगेटिव तो image will be opposite to the काम की रेंज। लिख लिया? यस सर। हटा दो डायग्राम? यस सर। हाँ सर। सर एक मिनट। यस सर। अब देखो अगर मल्टीपल स्लैब हो तो एक क्वेश्चन करते हैं। सिंगल स्लैब का तो एक सिंगल बार फॉर्मूला लगा t into 1 minus mu सराउंडिंग अपन mu स्लैब, वो तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक मल्टीपल स्लैब का देख लेते हैं। इधर ऑब्जर्वर हमें बताना है फाइंड शिफ्ट